गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर रामेश इंस्टीट्यूट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन ग्रेटर नोएडा। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारे फार्मेसी सिलेबस है, उसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, उसके बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एक साथ पढ़ते थे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी को एक साथ रखा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है हमारा BP 104T। आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, आगे हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारी इस सब्जेक्ट की है जो कि है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हमें बात करनी है, इसमें हमें पढ़ना है सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, level of structural organization and body system, basic life process, homeostasis, basic anatomical terminologies and so on. So these are the syllabus of first unit, that is introduction to human body. इसको हम वन बाई वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को, तो हम इस सिंगल स्लाइड से हम कंप्लीटली इन तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू ले सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस स्लाइड में, सबसे पहले तो थैंक्स टू ChatGPT और अदर AI टूल्स जिन्होंने कि आजकल बहुत ही ईजी कर दिए हैं कई सारी चीज़ें। तो ये एक AI टूल के द्वारा ही ली गई इमेज है इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा आपसे कि हमें चीज़ें तो सारी पढ़नी है, AI को हम यूज़ करें, उससे थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, हम उसके ऊपर टोटली डिपेंड ना हो। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और हमें जो भी AI टूल हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम उसमें सही और गलत का निर्णय ले पाते हैं कि उनका कितना कंटेंट सही है, वो सही मैनर में हमें जो चीज़ें चाहिए वो है या नहीं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमारी बहुत अच्छी होना ही चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में जो हमारा फर्स्ट इमेज बना हुआ है ना, दैट इज रिप्रेजेंट द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन्स स्ट्रक्चर। सो अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की, तो ह्यूमन एनाटॉमी मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे जो शरीर की संरचना है या हमारे जो शरीर के जो पार्ट्स हैं, जो शरीर के ऑर्गन हैं, जैसे कि हम बात करें हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, है ना, तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखने में कैसे लगते हैं, इनकी कितनी लेयर्स हैं, इनका साइज क्या है, इनका शेप क्या है, इनका कलर क्या है। तो जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के फंक्शन है या हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं। जैसे अभी हमने बात की थी संरचना की, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की। जैसे अगर हम बात करें अपने हार्ट की, तो हमारे हार्ट का काम क्या है, हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, है ना। हमारे ब्रेन का काम क्या है, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना। तो जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, उनके इंडिविजुअल जो फंक्शन है, उनकी जो स्टडी है वो हमारी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। तो एनाटॉमी में हमने पहली बात कर ली। अगर हम कंबाइंडली बात करें, सो वी कैन से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स। या तो हम अपनी कंप्लीट बॉडी की संरचना और उनके फंक्शन की बात कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, या फिर हम अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की बात कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अब
इसमें हमें और ऐड कर दिया गया पैथोफिजियोलॉजी को। पहले पैथोफिजियोलॉजी को हमें अलग से पढ़ना होता था सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी को कंबाइंड ही कर दिया गया है। तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो पैथोफिजियोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शनल चेंजेस ड्यूरिंग द डिसीज और इंजरी। यानी कि जब भी हमें कोई डिसीज हो रही है या हमें कोई इंजरी हुई है तो हमारी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस थे उनमें क्या चेंजेस आए, इसकी जो स्टडी है वो हम अपनी पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अस्थमा जो बीमारी है उसके दौरान क्या होता है कि हमें डिफिकल्टी होने लगती है सांस लेने में, सांस छोड़ने में, है ना, म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या चेंजेस होते हैं, उनकी जो स्टडी है वो हमारी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। तो एक हम ये ओवरव्यू देख सकते हैं इन तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, दिस फ्रॉम दिस सिंगल स्लाइड। नाउ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। अगेन अगर हम बात करें इंडिविजुअली बात करते हैं, फिर से हम इनको बेसिकली देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो हम उनके किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम देख सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर टू एसेंशियल ब्रांच ऑफ साइंस दैट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि एक फंडामेंटल नॉलेज में प्रोवाइड करती हैं, जिसके जरिए हम अपने बॉडी के जो ऑर्गन है और बॉडी उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके जो फंक्शन है उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि हम देख सकते हैं एनाटॉमी में, अगर एनाटॉमी वर्ड की बात करें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एना एंड टॉमी। एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग। मीन्स अगर हम बात करें एनाटॉमी की, मीन्स जब भी हम बॉडी के या बॉडी के किसी ऑर्गन को ऊपर से उसकी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर उसके कट सेक्शन को जब हम देखते हैं, उसकी जो लेयर्स हैं या जो उनका कट सेक्शन के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो उसकी जो स्ट्रक्चर की स्टडी जो हम करते हैं वो एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट इंक्लूडिंग देयर फिजिकल रिलेशनशिप। यानी कि एनाटॉमी ब्रांच की वह साइंस की वह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपने बॉडी की या बॉडी के किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, और जो भी एक फिजिकल रिलेशनशिप है हमारे बॉडी पार्ट्स के बीच में उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियो वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना हुआ। फिजियो इट मीन्स नेचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, यानी कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं या बॉडी के जो फंक्शन है उसकी जो स्टडी है ना, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। So we can say physiology is the scientific study of the functional and mechanism of those body parts and the body. हम कह सकते हैं कि physiology is a branch of science in which we study about the body function or body parts function. लॉजी वर्ड जहां पे भी लगा हुआ है तो हमें ध्यान में रखना है, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। जैसे हम देख सकते हैं एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैं वहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, हम अपनी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे अभी हमने बात की थी ब्रेन, हमारा स्टोमक, हमारे लंग्स, तो इनके जो स्ट्रक्चर है ये देखने में कैसे लगते हैं, इनका साइज क्या है, इनका शेप क्या है, इनकी सिचुएशंस कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनकी जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो हम एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहे हैं, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग ऑर्गन, बोन, मसल एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, वो भी हम एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द
body and its part. That's called the anatomy. Now we are talking about the physiology. As I have already told you, physiology means a branch of science in which we study about the function of the body or body parts, कि हमारे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कोई भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, अगर हम बात करें किडनी, तो किडनी हमारा ब्लड के फिल्टर के लिए काम करते हैं और हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो किस तरीके से हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो बॉडी के फंक्शंस या बॉडी के जो हमारे ऑर्गन हैं उनके जो फंक्शन की स्टडी है वो हमारी फिजियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखा था, एक ओवरव्यू देखा था फर्स्ट स्लाइड में। तो पैथोफिजियोलॉजी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फंक्शनल चेंजेस ड्यूरिंग द डिसीज और इंजरी। और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो पैथोफिजियोलॉजी इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैथो, इट मीन्स डिसीज और suffering. Physio means nature of function and logy means study of. So pathophysiology means study of the abnormal functions changes in the body caused by disease. जब भी हमें कोई बीमारी हुई, जब भी हमें कोई इंजरी हुई है तो हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी जो स्टडी है वो हमें पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत करनी होती है। इन सिंपल वर्ड, it explain how a disease affect the normal function of the body. Example, in asthma, pathophysiology explain how inflammation and narrowing of airway cause breathing difficulty. एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अस्थमा के दौरान ऐसा क्या होता है कि हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होने लगती है। तो इस ये सारी जो स्टडी है वो हम कह सकते हैं कि वो पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। ये स्लाइड में हम देख सकते हैं ड्यूरिंग द अस्थमा व्हाट हैपन इन आवर बॉडी। सो दिस इज द अस्थमा पैथोफिजियोलॉजी, हाउ इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ एयर कॉज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। जब भी हम किसी स्लाइड में हम देख सकते हैं फर्स्ट इमेजेस से, ट्रिगर द एक्सपोजर। जब भी हम कोई एलर्गन, जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक है, पॉल्यूशन है, इनसे जब हमें एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, हमारे जो एयर वे हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन वहाँ के जो सेल्स हैं, जैसे मास्ट सेल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, जो हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, है ना, जो मेडिएटर हैं, उनका सीक्रेशंस करते हैं लाइक हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइनेस एटसेट्रा। फिर क्या होता है, हमारे जो एयर वे हैं वहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। उनका जो डायमीटर होता है वो हमारा इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, वो कम होने लगता है डायमीटर। यानी कि जो वहाँ का जो डायमीटर था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका जो साइज है बहुत ही नैरोइंग हो जाता है, एयरवे नैरोइंग। एयरवे नैरोइंग होने से क्या होता है, जो हम ब्रीथ करते हैं, है ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें वहाँ पर एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो एयर का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं स्लाइड में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एयरवे की, नॉर्मल एयरवे, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे एयरवेज हैं उनका जो डायमीटर है वो एप्रोप्रिएट है, जहाँ पे कि हमें एयर के फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और अगर हम बात करें अस्थमेटिक एयरवे की, तो हम देख सकते हैं कि जो डायमीटर है हमारे एयरवे का वो भी बहुत रिड्यूस हो गया है और वहाँ पे जो म्यूकस का सीक्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। और आफ्टर द ट्रीटमेंट वी कैन सी अस्थमेटिक एयरवे आफ्टर द ट्रीटमेंट, जो एयरवे है उनका जो डायमीटर था वो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव हुआ है, जो म्यूकस का सीक्रेशन है वो भी हमारा कम हुआ है। और फाइनली जब ट्रीटमेंट होता रहता है, आफ्टर सम टाइम वी विल रिकवर फ्रॉम द डिसीज एंड वी गेट द अवर नॉर्मल एयरवे लाइक दिस। अगर हम इसके समरी की बात करें तो क्या कह रहे हैं, अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे, इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ड्यू टू swelling, म्यूकस एंड म्यूकर मसल्स टाइटनिंग। होता है क्या है, अस्थमा एक क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जो कि हमारे एयर में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन के होने की वजह से क्या होता है, हमारे चेस्ट में टाइटनेस बनी रहती है, इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस एयर फ्लो। एयर फ्लो का
जो अमाउंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड टिपिकली सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, और हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होने लगती है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड ओपन एयरवे। ट्रीटमेंट क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारे इन्फ्लामेशन को, और जो एयरवे हैं उनको ओपन करता है, इम्प्रूविंग एयर फ्लो एंड रिलीविंग सिम्टम्स। जब हमारे एयर फ्लो में इम्प्रूवमेंट होता है तो अल्टीमेटली हमारे जो सिम्टम्स थे अस्थमा के, उसमें भी हमें रिलीविंग मिल जाती है। सो वी कैन से दिस इज द अस्थमा पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमंस की जो बॉडी है, वो किन किन लेवल से मिलकर बनी हुई है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। सो वी कैन से देयर आर 6 डिफरेंट लेवल ऑफ आवर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज द केमिकल लेवल, देन सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो हम वन बाय वन के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसको ही समझ लेते हैं, जब भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, हम कहना चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी किन किन लेवल से मिलकर बनी हुई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है हमारा केमिकल लेवल। तो केमिकल लेवल, दिस इज वेरी बेसिक लेवल, इंक्लूड एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, essential for maintaining the life. So these are the some atoms which are essential for maintaining the life. Participating in chemical reaction and molecules, 2 or more atoms join together like DNA, that is the genetic material, passed from one generation to the next generation. तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो केमिकल लेवल है वो हमारा सबसे पहला बेसिक लेवल है, जहाँ पर हमारे कुछ एटम्स जैसे कि हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये हमारी सबसे पहली बेसिक बॉडी की जो मीन्स सेल है वो भी इनसे ही मिलकर बनी हुई है। फिर आगे हम देखते हैं, जब हमारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर देते हैं। जैसे हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो गए, हमारा डीएनए हो गया, है ना। फिर जब कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सेल को बना देते हैं। फिर ये हमारा क्या कहलाता है, सेलुलर लेवल कहलाता है। तो अगर हम बात करें बॉडी में, तो कई टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो कि कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती हैं। सेल्स को हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म सेल्स। जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक सेल्स को फॉर्म कर लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। Among the many kind of cells in our body are muscle cell, nerve cells and epithelial cells. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी बॉडी में कई टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे मसल सेल्स हो गई, नर्व सेल्स हो गई, एपिथेलियल सेल्स हो गई, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आया था हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल अगर हम बात करें तो टिश्यूज हमारे किससे मिलकर बने हुए हैं, हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं, तो सेल्स आपस में जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक टिश्यू को फॉर्म कर देती हैं। देख सकते हैं टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स एंड मटेरियल सराउंडिंग देम दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। कई सारी जब सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो एक पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म कर लेती हैं, और ये पर्टिकुलर जो टिश्यू फॉर्म होता है उसका एक पर्टिकुलर अपना फंक्शंस भी होता है। There are just 4 basic type of tissue in our body: epithelial, connective, muscular and nervous tissue. अगर हम बेसिकली बात करें तो मेन 4 टाइप के टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि है हमारे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें, यानी कि जब हमारा एक ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन हमारा कैसे बनता है, जब कई सारे हमारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो हमारे एक ऑर्गन को
फॉर्म कर लेते हैं, और एक ऑर्गन का अपने इंडिविजुअल फंक्शंस भी होता है। तो ऑर्गन लेवल, different type of tissues are joined together. Tissues are joined together at this level. They have specific function and usually have recognizable shape. Example: stomach, skin, bone, heart, liver, lungs and brain. क्या करें, जब हमारे कई सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन को फॉर्म कर लेते हैं, और ऑर्गन का एक अपना इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है, उनका अपना फंक्शन भी होता है। जैसे हम बात करें स्टोमक, स्किन, हार्ट, लिवर, लंग्स, ये क्या है, हमारे ऑर्गन हैं जो कि कई सारे टिश्यूज से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम लेवल। जब हमारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो किसको बनाएंगे, वो सिस्टम को बनाएंगे। सिस्टम मीन्स, जैसे हम बात करते हैं हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, हमारे कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। जैसे नेजल कैविटी हो गई, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, है ना। तो ये अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग हमारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम को बना लेते हैं, जिसको बॉडी सिस्टम या सिस्टम भी कहते हैं। हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम क्या देख सकते हैं, कह सकते हैं किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले माउथ, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या हमारे अलग अलग ऑर्गन है, और जब सारे ऑर्गन आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, एक पर्टिकुलर सिस्टम को बना लिया, और ये सिस्टम हमारे इंडिविजुअल फंक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, हमारा जो फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करना। तो ये हमारे फंक्शन है। सिस्टम लेवल, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ related organ with a common function also called organ system level is the digestive system which break down and absorb the food. Its organs include the mouth, salivary glands, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder and pancreas. हम पहली बात कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं जो आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना मेन फंक्शन है वो क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक पहुँचाना, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करना। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन लेवल। जब हमारे सारे सिस्टम आपस में कंबाइंड होते हैं, और आपस में ये कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, मीन्स हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म कर देते हैं। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनिज्मल लेवल। इसमें क्या कहते हैं, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सिस्टम्स, ईच सिस्टम हैज इट्स ओन फंक्शन बट ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। हमारा जो बॉडी है वो कई सारे सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। सारे जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम से हमारा बॉडी आपस में मिलकर बना हुआ है। ये सिस्टम हैज इट्स ओन फंक्शन, हर एक सिस्टम का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन भी है, बट ऑल देम वर्क टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं और वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। व्हेन ऑल द पार्ट्स वर्क इन हार्मनी दे मेक अप द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं और एक हार्मनी प्रोड्यूस करते हैं और कंप्लीटली हमारी बॉडी को फॉर्म कर देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट 6 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको और समझने की कोशिश करें थोड़े से आसान शब्दों में, जिसका हमें एग्जांपल्स कई बार बुक्स में देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें किसी भी एक बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग को फॉर्म करने में क्या क्या लेवल वहाँ पे यूज़ होते हैं, उनको हम कोरिलेट करते हैं यहाँ पर अपने इस आंसर के साथ। तो जैसे अगर हम बात करें किसी भी एक बिल्डिंग की, एक भवन की जो मिलकर बना हुआ है, कई सारे कमरे हैं वहाँ पर, कई सारे हॉल हैं, कई सारी बिल्डिंग्स वहाँ पर फ्लोर बने हुए हैं, तो उसको किस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें एक बिल्डिंग को फॉर्म करने में, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केमिकल लेवल
देख रहे हैं। तो केमिकल लेवल यहाँ पे हमने बात की थी एटम्स की, वहाँ पर हमारे जो एटम्स हैं वो हम कह सकते हैं जो हमारा रेत है, सीमेंट है, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, वो हमारे क्या है केमिकल लेवल आ जाते हैं। अब केमिकल्स आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं जो हमारे एटम्स हैं उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाया, और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं यहाँ पे सेल, एक सेल को फॉर्म कर देते हैं। अगर हम वहाँ पर अपनी एक बिल्डिंग के एग्जांपल्स में देखें तो जब हमारे सीमेंट था, रेत था, ये आपस में मिले तो उन्होंने क्या बनाया, एक ईंट को बना दिया। अब कई सारी जब ईंट आपस में मिलते हैं, ईंट वहाँ पे एक्ट एज ए वी कैन से सेल लेवल, है ना, सेलुलर लेवल। तो जब सेल्स आपस में कई सारी जब मिलती हैं तो क्या बना देते हैं, एक टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू यानी कि कई सारी जब हमने एक साथ ईंटों को अरेंज कर दिया तो वहाँ पे क्या बना दी, उन्होंने एक दीवार बना दी, दीवार। तो दीवार को हम एक्ट एज ए वी कैन से द टिश्यू लेवल। जब कई सारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे, कहने का मतलब ये है जब कई सारी दीवारें आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना लेंगे, एक कमरे को फॉर्म कर देंगे। तो कमरा क्या हो गया हमारा, एक एक्ट लाइक एज ए ऑर्गन, है ना। तो जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे और वो ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक सिस्टम को बना लेंगे। कहने का मतलब ये जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक किसी फ्लोर को बना लेंगे। और जब कई सारे फ्लोर आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक सिस्टम बना लेंगे। और सारे कमरे, सारे हॉल और जो भी कुछ वहाँ पर है, किचन है वगैरह है, जो भी है, वो सारे जब सिस्टम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, एक बॉडी बना लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, एक जो बिल्डिंग है वो पूरी फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमें इसमें ये भी देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है कि जैसे हम एक किसी बुक की बात करें तो बुक डायरेक्ट नहीं बनती, बुक भी कैसे बन रही है, तो सबसे पहले क्या, कई सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, कई सारे अक्षर होते हैं, वो आपस में जब वो मिलते हैं तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। जब कई सारे शब्द आपस में मिलते हैं तो एक सेंटेंस बना लेते हैं। और जब कई सारे सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं। और पैराग्राफ जब आपस में मिलते हैं तो वो एक पेज को फॉर्म कर देते हैं। और एक जब पेज बन जाता है, फिर कई सारे जब पेज मिलते हैं तो वो एक बुक का फॉर्म ले लेता है ना। तो इसी तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।